नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब हमारे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं, आप सभी का अपनी पूरी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। और इसको तैयार करने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर इसे तैयार किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। और सामान्य दिन की मूल विषय वस्तु में जो भी विषय शामिल हैं उन सबको संतुलित रूप से इसमें हम शामिल करने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ बचे विकल्पों पर भी हम यहाँ पर चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम जो बहुउपयोगी परीक्षाएं हैं जो हमारी बहुप्रतीक्षित भी हैं और उनको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। और जहां जहां भी आपसे सामान्य दिन पूछा जाएगा वहां पर यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और रोज की भांति हमारा जो पहला प्रश्न है वह भारत के संविधान से लिया गया है, भारत की राज्यव्यवस्था से ही लिया गया है। तो यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। और 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला है भाग 3 को, दूसरा विकल्प है भाग 5 को और तीसरा विकल्प है भाग 2 को और चौथा विकल्प है भाग 4 को। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का सुझाव है आया हम तक कि हमें कुछ मौका दिया जाए कि हम अपने उत्तर तक पहुंच सके, अपना विकल्प चुन सकें। तो इसी क्रम में हम एक बार प्रश्न पुनः पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को, भाग 5 को, भाग 2 को और भाग 4 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाग 3 को। भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह भाग अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यह भी याद रखिएगा कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है, याद रखिएगा, वर्णन है। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था, तो आप याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का प्रावधान ग्रहण किया गया था। और मौलिक अधिकारों के कारण ही भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यह भी याद रखना है आपको। और इसका स्रोत क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। और इसका पहला अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक। भाग 3 का जो प्रावधान, इसमें जो अनुच्छेद वर्णित हैं वो 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है, आपको याद रखना है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रमुखता वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता। और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। हम प्रश्न पुनः पढ़ रहे हैं एक बार। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए थे, भाग 3 को, भाग 5 को, भाग 2 को और भाग 4 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अमेरिका का तात्पर्य यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है भारत के संविधान के भाग 3 में। दूसरा विकल्प है यहां पर भाग 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है और संघ के प्रमुख पदाधिकारी, भारत की संसद
और भारत के जो मंत्रिपरिषद है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, और इसका स्रोत क्या है तो आप याद रखिएगा, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से, जो संविधान हमारे संविधान का भाग 4 है वह पूर्णतः अवतरित है, वहां से उसको ग्रहण किया गया है। और इसमें याद रखना है आपको कि इसका पहला अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो भाग 4 का पहला अनुच्छेद हो जाएगा 36, और 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक जो वर्णन है वह भाग 4 है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत इसका टाइटल है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है सरोजिनी नायडू को, दूसरा विकल्प है एनी बेसेंट को, तीसरा विकल्प है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, और चौथा विकल्प है पूर्णिमा बनर्जी को। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, और 4 विकल्प यहां पर है, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, और पूर्णिमा बनर्जी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक तिरंगा झंडा फहरा दिया था भारतीय क्रांति के प्रतीक के रूप में, इसीलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अब बचे हुए विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। बचे विकल्पों में पहला विकल्प है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। और किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की, तो वर्ष 1925 ईस्वी का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, यह भी याद रखना है। वर्ष 1925 ईस्वी का अधिवेशन कहां होता, मैं लिखे दे रहा हूं, कानपुर उत्तर प्रदेश में यह अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की जाती है। और ये पहली भारतीय महिला है जिनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। और यह उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल भी रही, यह भी याद रखना है। यह संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम संयुक्त प्रांत है कि प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। और संविधान सभा में भी सदस्य के रूप में थी, संविधान सभा में भी शामिल थी, संविधान सभा में भी शामिल थी। याद रखिएगा, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, उनमें से एक सरोजिनी नायडू भी थी। और इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, भी याद रखना, भारत की कोकिला। यदि आपसे पूछा जाता है भारत की स्वर कोकिला, तो आपका जवाब होगा लता मंगेशकर। और यदि आपसे पूछा गया भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अब दूसरे विकल्प पर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इन्होंने वर्ष 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, यह भी याद रखना है। और 17 से एक वर्ष पहले 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को भी भारत में चलाया था, यह भी आपको याद रखना है। और पूर्णिमा बनर्जी भारतीय संविधान निर्मात्री या भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की सदस्य रही हैं, याद रखना है आपको। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा में कितनी महिला थी,
तो ये भी याद रखना आपको। कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्यों को जवाब देंगे आप 15 महिला सदस्य थी भारत की संविधान सभा में। हम प्रश्न को पुनः पढ़ रहे हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपको दिए गए थे। सरोजिनी नायडू को, बेनी बेसेंट को, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को या पूर्णिमा बनर्जी को? तो सही जवाब था मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की जननी कहा जाता है, उनकी माता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, याद रखना आपको, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है और 1925 के कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये उत्तर प्रदेश या पूर्व नाम संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल थी। और भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश को मिला है, सरोजिनी नायडू। और संविधान निर्माण के समय जो सभा बनी थी, संविधान सभा, उसकी ये सक्रिय सदस्य भी रही थी, अभी आपको याद रखना है। और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की और इन्होंने 1 वर्ष पहले अर्थात 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया हुआ था। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा आज का सही जवाब है। और पूर्णिमा बनर्जी भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहां पर आपको 2 संविधान सभा की सदस्य के रूप में महिलाओं के नाम मिल गए, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। किस मध्यकालीन शासक ने राजा राममोहन राय को अपना दूत बना करके इंग्लैंड भेजा था? मध्यकाल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना दूत बना करके राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला और जहांगीर। अंतिम विकल्प है जहांगीर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने वर्ष, नोट कर लीजिएगा, वर्ष 1830 ईस्वी में, 1830 में राजा राममोहन राय को दूत बना करके, अपना दूत बना करके इंग्लैंड भेजा था। और दुर्भाग्यवश इनकी वहीं पर मृत्यु भी हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा, राजा राममोहन राय की मृत्यु होती है 1833 ईस्वी में। 1833 में इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो जाती है। और इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है ब्रिस्टले, लिख लेना आपको, ब्रिस्टले में इनकी समाधि है। इनकी समाधि जो है ब्रिस्टले में है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस भारतीय महापुरुष या समाज सुधारक की समाधि जो है भारत में नहीं है, या ब्रिस्टले इंग्लैंड में किस भारतीय समाज सुधारक की समाधि है, यह भी आपको याद रखना है। तो राजा राममोहन राय के द्वारा, अब मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ये भी आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर, अब हम बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा, ये मुगल वंश के अंतिम बादशाह है। मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे या शासक थे, ये भी याद रखना है। बादशाह या शासक, ये मुगल वंश के अंतिम शासक रहे। और 1857 की क्रांति के समय इनको ही भारत का क्रांति का नायक मान लिया गया था और इनको निर्वासित करके बर्मा, आज जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां पर एक जगह रंगून, वहां पर इनको निर्वासित करके भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर को यह भी पूछा गया कि इनको कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इनको दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और रंगून, बर्मा या आज का म्यांमार, वहां पर इनको निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। और वहीं पर इनका जो मकबरा है वह स्थित है। तो आप ये जान गए कि राजा राममोहन राय का जो समाधि स्थल है वो भी भारत में नहीं है और मुगल वंश के अंतिम शासक या अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा भी भारत में नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसे शासक हैं जिन्होंने 1720 ईस्वी में भारत में अंतिम रूप से, अंतिम का तात्पर्य है कि इनके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने जजिया कर को आरोपित किया हो या रोपित किया हो। 1720 ईस्वी में भारत में अंतिम बार जजिया कर को
समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1720 ईस्वी में भारत में अंतिम बार जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। यह भी आपको याद रखना है। जजिया एक गैर मुस्लिम कर था, पूर्व के वीडियो में बता भी चुका हूं। जजिया एक गैर मुस्लिम कर था जिसको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में लाया गया था। और याद रखना है अंतिम बार कौन शासक इसने बिल्कुल समाप्त कर दिया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने वर्ष 1720 या 1720 में इसको समाप्त कर दिया। यह धार्मिक कर था और गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम टैक्स था, गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों से लिया जाता था। जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी थे, यह भी आपको याद रखना है। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर के उत्तराधिकारी थे, यह भी आपको रट लेना है। और मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर, अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां और शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब। यह भी आपको याद रखना है। तो जहांगीर किसके उत्तराधिकारी हैं पूछा जाता है, तो जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर होते हैं और इनका नाम सलीम होता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पाकल दुल पन बिजली परियोजना कहां है, किस राज्य में है, ये आपको बताना, या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कहां पर है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया। पाकल दुल पन बिजली परियोजना कहां है? विकल्प में पहला विकल्प दिया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यह परियोजना स्थित है। इसका नाम है पाकल दुल, याद रखिएगा। पाकल दुल परियोजना जो है वो चिनाब की सहायक नदी, चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर की, जिसको वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जानते थे, चिनाब की सहायक नदी मरुसुदर, ठीक है, मरुसुदर याद रखिएगा, नदी का नाम है मरुसुदर। मरुसुदर ये चिनाब की प्रमुख सहायक नदी है। इसके किनारे, इस पर यह परियोजना स्थित है। यह नदी किसकी सहायक है, तो याद रखना चिनाब, चिनाब जिसको वैदिक काल में क्या कहा जाता था, अस्किनी। चिनाब को वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था, याद रखिएगा। तो मरुसुदर नदी जो है वह जनपद कौन सा, तो ये भी आप लिख लीजिएगा किश्तवाड़, किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जनपद जो क्षेत्र है कौन सा, किश्तवाड़ है। नदी कौन सी, चिनाब, चिनाब की सहायक कौन है, मरुसुदर नदी है। और यहाँ पर पाकल दुल परियोजना स्थित है, यह बात आपको रट लेनी है, मैप में देख भी लेना है आपको। उत्तराखंड की अगर हम प्रमुख परियोजना की बात करें बचे विकल्पों पर, तो यहाँ पर टिहरी परियोजना है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना। टिहरी पन बिजली परियोजना उत्तराखंड में है, यह भी आपको रट लेना है। और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी परियोजनाएं जिसमें प्रमुख है नाथपा झाकड़ी, ठीक है, याद रखिएगा नाथपा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख परियोजना नाथपा झाकड़ी सहित तमाम यहां पर परियोजनाएं हैं। उड़ीसा में कौन सी थी, याद रखिएगा हीराकुंड, हीराकुंड कौन सी नदी है, तो महानदी, महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है उड़ीसा राज्य में। उत्तराखंड में मैं बता भी चुका हूं कौन सी है प्रमुख परियोजना, तो आपको याद रखना टिहरी, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी है और उड़ीसा में हीराकुंड है। और जम्मू कश्मीर में कौन है, तो पाकुल दुल परियोजना है। किश्तवाड़ जनपद में चिनाब की सहायक नदी मरुसुदर पर यह परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल नहीं है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे मैं ऐसे जरूर पूछे जिनका उत्तर आपको नहीं में देना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाता है तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल नहीं है, मूंगफली, रबर, काफी और चाय। नहीं को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको ऐसी फसल इसमें बतानी जो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं रखी जाती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मूंगफली। मूंगफली रोपण कृषि के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है और मूंगफली को मुख्यतः खरीफ की फसल माना गया है, खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। और इसको तिलहन फसल के अंतर्गत भी रखा जाता है, तिलहन, मूंगफली को तिलहन की फसल के अंतर्गत रखा जाता है और खरीफ की फसल के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है। रबर, काफी और चाय ये जो फसलें हैं ये बागानी फसलें हैं या रोपण कृषि हैं, ये भी याद रखना है आपको। और ये भी याद रखना आपको कि रबर के उत्पादन में केरल सबसे नंबर 1 पर रहता है। केरल जो तटवर्ती राज्य हैं
वहां पर रबर का उत्पादन ज्यादा होता है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में अगर पूछा जाएगा तो आप कर्नाटक बताएंगे, और वैश्विक स्तर पर पूछा जाएगा तो आप ब्राजील बताएंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख देश ब्राजील कॉफी के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। और चाय के मामले में अगर देखा जाए, आपसे राज्य पूछा जाएगा तो आप असम बताएंगे, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र बताएंगे, याद रखना आपको। और अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाता है तो चाय के प्रमुख उत्पादक राष्ट्रों की बात करें तो उनमें भारत भी शामिल है। भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है पूरे विश्व में। भारत, श्रीलंका और चीन और केन्या, अफ्रीका में केन्या जैसे तमाम देशों में चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वेज नहर जोड़ती है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, किसे जोड़ती है? तो पहला विकल्प है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, दूसरा विकल्प है लाल सागर को अरब सागर से, और तीसरा विकल्प है लाल सागर को भूमध्य सागर से, और चौथा विकल्प है भूमध्य सागर को प्रशांत महासागर से। स्वेज नहर आपसे पूछी गई है, प्रमुख व्यापारिक नहर है। इसके बन जाने से दो महाद्वीपों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम पड़ गई थी, ऐसा प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक सेवा आयोग ने भी ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, और पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा भी ऐसा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा भी पूर्व की परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि स्वेज नहर के बन जाने के कारण या बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की लगभग कितनी दूरी कम पड़ गई? तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम पड़ गई, ये भी आपको याद रखना है। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर को प्रशांत महासागर से। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाल सागर को भूमध्य सागर से। रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाली नहर है स्वेज, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बन जाने से, जब इसे बन गई, कब बनी थी अभी याद रखिएगा, 1859 से 1869 के बीच ये बनी है। 1859 से लेकर के 1869 के मध्य ये बनी है, यह भी याद रखिएगा। इसके बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच में व्यापारिक सुगमता हो गई, समय कहीं की बचत होने लगी, यह भी याद रखिएगा, और एक नया व्यापारिक मार्ग भी खुल गया। तो ये प्रमुख व्यापारिक मार्गों में शामिल है। 1859 से 1869 के बीच ये बनी है, और ये किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। आपको लिख लेना अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रश्न हम दिवस से भी आपसे पूछते हैं, क्योंकि सामान्य दिन में दिवस भी पूछा जाता है, और बहुत सारी परीक्षाओं में पूर्व में दिवस पूछा भी जा चुका है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। 1 मई को, 23 जुलाई को, 23 मार्च को, या 16 सितंबर को? याद रखना आपको है, एक दिवस आपको इसमें बताना है, एक तिथि कोई है जब विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 23 मार्च को विश्व, जैसा कि प्रश्न में दिया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? तो याद रखना है 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो गया 23 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको लिख लेना अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्रम कौन सा है? भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका क्रम क्या है आपको बताना है। तो यहां पर दिया हुआ है 50वां, 51वां, 52वां और 53वां। याद रखना है आपको, ये 50, 51, 52 और 53। तो भारत के जो वर्तमान सीजेआई हैं, उनका क्रम आपको याद रखना है। तो वर्तमान सीजेआई का क्रम क्या है? तो वर्तमान सीजेआई का क्रम है 53। ठीक है, इनका क्रम आएगा 53 नंबर पर, ये 53 नंबर के
मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। एक मिनट, हाँ, इनका क्रम जो है वो 53वां है। और जो इनके पूर्व थे बी आर गवई, बी आर गवई, तो बी आर गवई जी थे, उनका क्रम था 52 नंबर पर, यह भी आपको याद रखना है। और 51 नंबर पर थे संजीव खन्ना, भारत के जो न्यायमूर्ति थे 51 नंबर के, उनका नाम था न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और 50 नंबर पर थे डी वाई चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम था धनंजय, मैं पूरा नाम यहां पे लिख रहा हूं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, याद रखिएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये इनका पूरा नाम था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 49 नंबर पे कौन थे, तो आपको याद रखना यू ललित, उदय उमेश ललित उनका पूरा नाम था। वो भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान न्यायमूर्ति जो भारत के हैं उनका क्रम कौन सा है, तो 53वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, एक वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एल्जा इम्पे। और आजादी के बाद भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, आपको नोट कर लेना, आजादी के बाद पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यह है। और हमारे जो लास्ट के 1 से 2 प्रश्न रहते हैं वो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो हाल ही में भारत के द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया? विकल्प में श्रीलंका, तुर्की दिया है यहां पर, और इसको सही विकल्प अगर देखें, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसको तुर्कीये कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, तुर्की ने अपना नाम बदल दिया तुर्कीये। और अफगानिस्तान और सूडान, याद रखना, अफगानिस्तान और सूडान। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो भारत के द्वारा अभी जो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है वो श्रीलंका के सहायता के लिए चलाया गया। हमारा जो पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका, जिसका पहले नाम सिंगल द्वीप भी था, जिसे सीलोन भी कहा जाता था और लंका भी कहा जाता था, वर्तमान में उसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है। और पाक जल संधि के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग भी हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो उसकी वहां पर एक चक्रवात आया हुआ है, तो उसकी सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। अब हम बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तुर्की एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है, यह भी याद रखना है, कुछ भाग इसका एशिया में है और कुछ भाग इसका यूरोप में है। तो फरवरी 2023 में वहां पर आए भीषण भूकंप में बहुत सारे लोगों की जनधन की हानि हुई थी, तो उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारत ने कौन सा तुर्की के लिए ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त आपको याद रखना है, तुर्की में आए भूकंप के लिए, यह भी आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। और वर्ष 2021 में अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, सकुशल देश लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में, यह भी आपको लिख लेना है। इसको चलाया गया था 2023 में। सूडान में गृह युद्ध हुआ था और वहां पर भारतीयों को बचाने के लिए, भारतीयों को सकुशल अपने देश में लाने के लिए बहुत सारे वहां पर सराहनीय कार्य भी हमारी जो पैरामिलिट्री की फोर्स गई थी और जो एनडीआरएफ की टीम गई थी उनके द्वारा किए गए। तो इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी, याद रखना आपको, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सूडान में धन की हानि में जो क्षति हुई थी उनको सहायता देने के लिए और भारतीयों की सकुशल अपने देश वापसी के लिए, यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किस ग्रह पर एक क्रेटर का नामकरण MS, याद रखिएगा, MS कृष्णन, याद रखिएगा, MS कृष्णन,
MS कृष्णन रखा गया है। हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि है भारतीयों के नाम, बड़े गर्व की अनुभूति भी हो रही है यहाँ पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल की संघ के द्वारा किस ग्रह पर एक क्रेटर का नामकरण MS कृष्णन रखा गया, उसका नाम जो है क्रेटर का MS कृष्णन रख दिया गया। तो आपको ग्रह बताना है कौन सा है। तो विकल्प यहां पर दिया है बुध, मंगल, शनि और शुक्र। बुध, मंगल, शनि और शुक्र। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मंगल। मंगल पर एक क्रेटर है, उसको भारतीय जो भारत के एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त थी, जो भारतीय भू सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निदेशक थे, उनका नाम था MS कृष्णन। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस क्रेटर का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। तो सही जवाब हमारा हो गया मंगल, याद रखिएगा मंगल। अब हम बचे विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और उपग्रह विहीन ग्रह, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिबोस, ये भी आपको याद रखना। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखता है। शनि सौरमंडल में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह वर्तमान में शनि है, और शुक्र का भी अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है वह वर्तमान समय में शुक्र है, ये भी आपको याद रखना है। आज की वीडियो आपकी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।